जय हिंद, नमस्कार। डिफेंस की तैयारी करने वाले सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल तरुणा डिफेंस एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि डिफेंस एग्ज़ाम्स में आने वाला जो सिलेबस होता है उसके अकॉर्डिंग कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिनसे काफ़ी सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो बनते हैं। हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे ओनली इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में जो कि पिछली एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं और इस बार जो एग्ज़ाम्स होने वाली है उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो और जो एक्स्ट्रा फालतू रायता है वो हम नहीं फैलाएंगे, हम सिर्फ जो है मेन कॉन्सेप्ट, जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट, उस पे और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसी पे ध्यान देंगे। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है ध्वनि यानी कि साउंड। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ा था और उसके साथ साथ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी किए थे। जिसने भी वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वो वीडियो भी आप इस वीडियो के बाद भी ज़रूर देखना। बिना कोई टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। इस वीडियो में हम बात करेंगे ध्वनि यानी साउंड के बारे में। इसके साथ साथ हम ये भी चर्चा करेंगे कि तरंग यानी कि जो वेव है वो क्या होती है, कितने टाइप्स की वेव होती है, मैकेनिकल वेव्स, नॉन मैकेनिकल वेव्स, इन सब की हम इस वीडियो में बात करेंगे। देखिए स्टार्ट करते हैं। ध्वनि साउंड। ध्वनि जो है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है यानी कि अनुदैर्घ्य तरंग होती है। अब बात यहाँ पे आई तरंग की यानी वेव की कि तरंग क्या है या इसके कितने टाइप्स होते हैं, तो हमें ये जानना भी ज़रूरी है। आपको पता है तरंग में पार्टिकल्स होते हैं और वो मोशन करते हैं जिसको हम तरंग कहते हैं। तरंग जो है वो मुख्यतः दो प्रकार की होती है, ठीक है। यहाँ हमने चर्चा की कि ध्वनि जो है वो कौन सी तरंग में आती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव यानी कि अनुदैर्घ्य तरंग में आती है। तो तरंग यहाँ पे अब हम बात कर रहे हैं तरंग की कि तरंग कितने टाइप की है। तो हमने बात की तरंग जो है वो दो प्रकार की है। कौन सी है यहाँ पे देखते हैं। तो यांत्रिक तरंग यानी कि मैकेनिकल वेव्स और अयांत्रिक तरंग यानी कि नॉन मैकेनिकल वेव्स। काफ़ी बार क्वेश्चंस आते हैं यांत्रिक तरंगों और अयांत्रिक तरंगों से, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो ध्यान से देखें इसको और साथ साथ में आप नोट भी कर सकते हैं। अब देखिए यांत्रिक तरंग के बारे में देखते हैं कि यांत्रिक तरंग क्या होती है। यह तरंगे वह होती है जिन्हें संचरण करने के लिए माध्यम की ज़रूरत होती है, यानी कि ऐसी वेव्स जिनको चलने के लिए कोई ना कोई माध्यम या कोई मीडियम चाहिए होता है। बिना मीडियम के ये नहीं चल सकती हैं या बिना मीडियम की ये मोशन नहीं कर सकती हैं। तो वे तरंगे जिनको चलने के लिए या जिनको संचरण के लिए माध्यम की ज़रूरत होती है यांत्रिक तरंगे कहलाती है। अब देखिए जो यांत्रिक तरंग है इसको यहाँ पर वापस दो पार्ट के अंदर डिवाइड किया जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं। तो यांत्रिक तरंगे यानी कि मैकेनिकल जो वेव्स हैं उनको वापस दो टाइप में हम डिवाइड करते हैं, जिसमें पहला है अनुप्रस्थ तरंग यानी कि ट्रांसवर्स वेव और दूसरा है अनुदैर्घ्य तरंग यानी कि लॉन्गिट्यूडनल वेव। देखिए यहाँ पे ये वर्ड सुनते ही आपको भी याद आया होगा कि हमने जब ध्वनि टॉपिक जो स्टार्ट किया है इसके अंदर हमने पहली ही लाइन में पढ़ा था कि ध्वनि जो है वो अनुदैर्घ्य तरंग है यानी कि लॉन्गिट्यूडनल वेव है। तो यहाँ से आप पूरा समझ गए होंगे कि ये है यांत्रिक तरंग का प्रकार है, यानी कि ध्वनि जो है वो यांत्रिक तरंग का ही हिस्सा है। अब यहाँ पे हमने यांत्रिक तरंग के दो पार्ट की बात कर ली है, अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्घ्य तरंग यानी कि ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव। देखो मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया है जिससे आपको बेटर समझ में आ जाए, तो ये आप देख सकते हैं। इस डायग्राम के अंदर देखो सबसे पहले वेव यानी कि तरंग को दो पार्ट में डिवाइड किया। पहला है यहाँ पे यांत्रिक तरंग यानी मैकेनिकल वेव और दूसरा है अयांत्रिक तरंग यानी कि नॉन मैकेनिकल वेव्स। अब यांत्रिक तरंगों को वापस दो पार्ट में यहाँ पे डिवाइड किया है। पहला है अनुप्रस्थ तरंग यानी ट्रांसवर्स वेव और दूसरा है अनुदैर्घ्य तरंग यानी कि लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब हमको ये जानना ज़रूरी है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, दो पार्ट करने की हमको ज़रूरत क्या पड़ी। काफ़ी सारे क्वेश्चन अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्घ्य तरंग से बनते हैं, तो इसको ध्यान से देखेंगे हम। देखिए क्या प्रॉपर्टीज़ है या इनमें क्या डिफरेंस है देखते हैं। तो अनुप्रस्थ तरंग जो होती है वो क्या होती है, सपोज़ करते हैं कोई तरंग है
वो एक माध्यम में जा रही है, ये कोई मीडियम मान लेते हैं हम, और कोई तरंग है वो इस माध्यम में जा रही है, इस तरह इस दिशा में। तो इस माध्यम के अंदर जो कण हैं, जो पार्टिकल्स हैं, वो मूवमेंट करते होंगे, तो उनका जो मूवमेंट है वो तरंग की डायरेक्शन के लंबवत होगा। देखिए यहाँ पे ये जो मूवमेंट है वो इस तरह से होगा, तरंग की डायरेक्शन ये है और कणों का जो मूवमेंट है वो इस टाइप से होगा, यानी कि लंबवत होगा। तो ऐसी तरंगे क्या कहलाती हैं? अनुप्रस्थ तरंगे कहलाती हैं। दोबारा देखते हैं, आप इसकी जो डेफिनेशन है इसको नोट कर सकते हैं कि कोई तरंग वह एक माध्यम में जा रही है, तो इस माध्यम में कणों का जो मूवमेंट है वो लंबवत हो, तो ऐसी वेव को हम क्या कहेंगे? ट्रांसवर्स वेव या अनुप्रस्थ तरंग कहेंगे। देखिए यहाँ पे ये डायग्राम बना के समझाया है, तो इससे आप समझ सकते हैं तरंग की डायरेक्शन यानी वेव की डायरेक्शन ये है, और जो कणों का मूवमेंट होगा वो इसके लंबवत होगा। वो क्या होगा? इसके लंबवत होगा, यानी 90 डिग्री एंगल पर होगा। तो ऐसे तरंगों को हम अनुप्रस्थ तरंग कहेंगे। इसके बाद में देखते हैं, नेक्स्ट है हमारी अनुदैर्ध्य तरंग यानी कि लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होती है इसके बारे में जानते हैं। तो वापस वही एक माध्यम लेते हैं। देखिए कोई तरंग है वह एक माध्यम में जा रही है। अब इस माध्यम में जो कण हैं यानी कि जो पार्टिकल्स हैं वो आवर्ती के समांतर मूवमेंट कर रहे हैं। मतलब जिस डायरेक्शन में करंट जा रही है, मानो इस डायरेक्शन में करंट जा रही है, तो जो कण हैं वो भी इस डायरेक्शन के अंदर ही मूवमेंट करते हैं यानी कि कंपन करते हैं। तो ये आप समझ गए होंगे कि जब लंबवत डायरेक्शन में कण कंपन करें तो वो होता है अनुप्रस्थ तरंग, और जब तरंग की डायरेक्शन में, तरंग के संचरण की दिशा में ही माध्यम के कण मूवमेंट करें, जैसे ये डायरेक्शन है और इसी डायरेक्शन में कण मूवमेंट करें माध्यम के, तो वो कहलाती है अनुदैर्ध्य तरंग यानी कि लॉन्गिट्यूडनल वेव। आई होप आप समझ गए होंगे, और कोई भी कन्फ्यूज़न रहे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। देखिए नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं जो हमारे एग्ज़ाम्स में आते हैं, वहाँ हम ध्यान देते हैं। तो देखिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जो अनुदैर्ध्य तरंग है वो कौन से माध्यम में उत्पन्न की जा सकती है या किन के अंदर उत्पन्न की जा सकती है, ये क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ पे देखिए जो अनुदैर्ध्य तरंग है वो ठोस, द्रव और गैस तीनों के अंदर उत्पन्न हो सकती है। लॉन्गिट्यूडनल वेव जो है वो ठोस, द्रव और गैस तीनों के अंदर उत्पन्न हो सकती है, जबकि जो अनुप्रस्थ तरंग है, जो अनुप्रस्थ तरंग है वह केवल ठोस और द्रव की सतह है यानी कि सरफेस पे ही संचरित हो सकती है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको समझेंगे। कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है एग्ज़ाम में, तो इसको ध्यान रखेंगे। ये पूछा जाता है कि अनुप्रस्थ तरंग का संचरण या उत्पत्ति कहाँ हो सकती है, तो हमें याद रखना है कि गैसों के अंदर ये संचरित नहीं हो सकती है, यह केवल ठोस और द्रव की सतह पे, ओनली सरफेस पे ही संचरित हो सकती है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। ये बात हो रही है अनुप्रस्थ तरंग की, और अनुदैर्ध्य तरंग का आप पढ़ ही चुके हो यहाँ पे कि ठोस, द्रव और गैस तीनों के अंदर अनुदैर्ध्य तरंग उत्पन्न हो सकती है। ये तो हमने यांत्रिक तरंग यानी कि मैकेनिकल वेव के दोनों पार्ट, ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव दोनों का अध्ययन कर लिया है। अब सेकंड आता है हमारा अयांत्रिक तरंगे, नॉन मैकेनिकल वेव्स। देखिए नॉन मैकेनिकल वेव्स, देखो यांत्रिक तरंग में हमने पढ़ा था कि इनको चलने के लिए माध्यम की ज़रूरत होती है। इसका उल्टा होगा कि वे तरंगे जिनको चलने के लिए माध्यम की ज़रूरत नहीं होती या माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, वो अयांत्रिक तरंगे यानी कि नॉन मैकेनिकल वेव्स कहलाती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम ले सकते हैं प्रकाश तरंगे और रेडियो तरंगे। इनको चलने के लिए माध्यम की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है, तो ये कहलाती हैं अयांत्रिक तरंगे। यांत्रिक तरंग का उदाहरण हमने देख ही लिया था वहाँ पे। ध्वनि तरंग जो है वो यांत्रिक तरंग का उदाहरण है। बिना कोई माध्यम के ध्वनि जो है वो नहीं चल सकती, क्योंकि वो यांत्रिक तरंग के अंतर्गत आती है। अब देखिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे क्या क्या बनते हैं उसकी जानकारी हम लेंगे। उससे पहले देखते हैं कि ध्वनि की जो उत्पत्ति है वो कैसे होती है। देखिए कभी भी आप देखोगे तो जो मूवमेंट है
यानी कि जो कंपन है, वस्तु के अंदर जो वाइब्रेशन है, उसके कारण ही ध्वनि की उत्पत्ति होती है। तो वस्तुओं में होने वाले कंपन से, यानी कि कोई भी आपके पास थिंग है उसमें जो मूवमेंट होता है, या आप ऐसे बोल सकते हैं कि जो वाइब्रेशन होता है, उसके कारण ध्वनि की या साउंड की जो है वो प्रोड्यूस होता है, उसकी उत्पत्ति होती है। देखिए, हम बात कर रहे थे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की, तो यहाँ पे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखिए, कई बार आपको पूछा जाता है कि ध्वनि जो है वो कौन से माध्यम में गमन कर सकती है। तो इसमें ठोस, द्रव, गैस या तीनों माध्यम, ये सब आपको ऑप्शन में मिल सकता है। तो आपको जवाब देना है तीनों माध्यम। ध्वनि जो है वो किसी भी माध्यम में गमन कर सकती है, लेकिन ध्वनि है वो वैक्यूम यानी कि निर्वात में गमन नहीं कर सकती। उसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता ज़रूर पड़ती है। क्यों पड़ती है? क्योंकि अभी ऊपर आपने पढ़ा था कि यह यांत्रिक तरंग का उदाहरण है, यानी यांत्रिक तरंग के अंदर आती है। और यांत्रिक तरंगें वो होती है जिनको चलने के लिए, जिनको संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो ध्वनि जो है वो निर्वात में या वैक्यूम में नहीं गमन कर सकती। इस बात का आप ध्यान रखें, काफ़ी बार ये क्वेश्चन आ चुका है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट है। कई बार हमने अपश्रव्य, श्रव्य, पराश्रव्य यानी कि इंफ्रासोनिक वेव, ऑडिबल वेव और अल्ट्रासोनिक वेव, इनके बारे में अध्ययन किया है और यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन भी बनते हैं। तो इसका अध्ययन हम यहाँ पे करेंगे। तो देखिए, जो तरंगे होती हैं उनको आवर्ती यानी कि फ्रीक्वेंसी के आधार पर बांट दिया गया है। कितने पार्ट में डिवाइड किया है ये हम देखते हैं। तो देखिए, आवर्ती यानी फ्रीक्वेंसी के आधार पर तरंग को यानी कि जो वेव्स हैं उनको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। देखिए, 3 पार्ट 0 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज तक की है। फ्रीक्वेंसी कैसे रखी है? तो यह एक वेव है जिसकी आवृत्ति, दूसरा जो पार्ट है उसमें 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की आवृत्ति की तरंगों को लिया गया है। और तीसरा जो पार्ट है उसमें 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की आवृत्ति की जो तरंगे हैं उनको लिया गया है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे 0 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज तक की जो तरंगे होती हैं, ये इसकी यूनिट होती है। को हम कहते हैं अपश्रव्य तरंगे, ठीक है, इंफ्रासोनिक वेव। दूसरी जो तरंगे हैं इनकी आवृत्ति है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच, जिनको हम कहते हैं श्रव्य तरंगे या ऑडिबल वेव्स। तीसरी यहाँ पर है जिसके अंदर आवृत्ति जो रहेगी 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की होगी, इसको हम कहते हैं पराश्रव्य तरंगे या अल्ट्रासोनिक वेव्स। तो यहाँ इंफ्रासोनिक वेव, ऑडिबल वेव्स और अल्ट्रासोनिक वेव। दोबारा मैं बताती हूँ हिंदी के अंदर। तो इसमें हम कहेंगे इसको अपश्रव्य तरंगे, इसको कहेंगे हम श्रव्य तरंगे और इसको हम कहेंगे पराश्रव्य तरंगे। तो ये डायग्राम के माध्यम से आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। और यहाँ से क्वेश्चन क्या बनते हैं उसकी अब मैं यहाँ पे आपको जानकारी दूंगी। अगर पहले से कोई इस बारे में जानते हैं तो कमेंट करके हमें बता भी सकते हैं। देखिए, कोई इंसान केवल वही तरंग को सुन सकता है जिसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की होती है। तभी तो इसका नाम श्रव्य तरंगे हैं, जिनको इंसान यानी कि मनुष्य सुन सकता है। मतलब इसी का ही एक और तरीके से इसको बना के बताया है कि जो मनुष्य है वो केवल इन्हीं तरंगों को सुन पाएगा। इसके अलावा 0 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज तक की तरंगों को मनुष्य नहीं सुन पाएगा और 20,000 हर्ट्ज से ऊपर वाली तरंगों को भी मनुष्य नहीं सुन पाएगा। ये ओनली बात हो रही है मनुष्य की, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इनको क्या बोला जाता है वो मैंने आपको बता ही दिया है। 0 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की वेव को हम क्या बोलते हैं? हम इंफ्रासोनिक वेव बोलते हैं, यानी अपश्रव्य तरंग बोलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की आवृत्ति जिसे मनुष्य सुन सकता है, उसे ऑडिबल वेव्स कहते हैं। और ऑडिबल वेव को हिंदी में हम कहते हैं श्रव्य तरंगे। इसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में है, याद रखना, इसको मनुष्य सुन सकता है। इसके बाद में थर्ड यहाँ पे है 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की आवृत्ति वाली तरंगे, इनको हम कहते हैं अल्ट्रासोनिक वेव यानी कि पराश्रव्य तरंगे।
इसका भी डायग्राम यहाँ पे बड़ा करके दिखाया है, आप आराम से इसको देख सकते हैं और बना भी सकते हैं ताकि आपको याद रहे। देखिए ध्वनि की चाल, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन एग्ज़ाम में बनते हैं। मैं ओनली वही टॉपिक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन या बेसिक कॉन्सेप्ट उठा रही हूँ जहाँ से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, कोई ज़्यादा गहराई या डीप नहीं जा रहे हैं। अभी लोग क्या सोचते हैं कि गैस जो है, गैस में कण दूर दूर होते हैं तो ध्वनि जो है वो गैस में आराम से जल्दी चल पाएगी, पर ऐसा नहीं होता है। होता क्या है असल में कि इस ध्वनि की जो चाल है वो सबसे ज़्यादा होती है ठोस में, यानी ठोस में ध्वनि सबसे ज़्यादा तेज़ चलती है। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है द्रव, सेकंड में द्रव, और फिर लास्ट में आता है गैस। गैस में ध्वनि जो है वो बहुत धीरे चलती है द्रव और ठोस की तुलना में। तो यहाँ से हम इसको देख सकते हैं, सबसे पहले ठोस, फिर द्रव, फिर गैस, यानी सबसे ज़्यादा चाल ध्वनि की किस में होगी, ठोस में होगी। एग्जाम्पल के तौर पे आपको क्वेश्चन मिलता है कि ध्वनि की चाल किस में सर्वाधिक होगी, और आपको ऑप्शंस मिलते हैं लोहा, जल, ऑक्सीजन या निर्वात। तो आपको पता है निर्वात यानी कि वैक्यूम में तो ध्वनि चलती ही नहीं है, तो वो तो पहले ही कैंसिल हो गया। उसके बाद में अभी मैंने यहाँ बताया कि ध्वनि की सबसे ज़्यादा चाल ठोस में होती है, तो लोहा जो है वो ठोस का उदाहरण है, तो लोहे में ध्वनि की चाल सर्वाधिक होगी। ठीक है, तो यहाँ से आई होप आप समझ गए होंगे एग्जाम्पल से। इसके बाद बाकी के हमारे बचे हुए इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हम डिस्कस करते हैं। अगर कोई वेव है हमारे पास, उस वेव को हम एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर भेजते हैं, तो उसकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं, उसके गुण हैं, उसमें क्या चेंज आएगा, इसका हमें डिस्कशन करना चाहिए और हम करेंगे भी। देखिए मान लेते हैं हमारे पास एक माध्यम है M1 और दूसरा माध्यम है M2। M1 जो माध्यम है हम इसको ठोस मानते हैं और M2 जो माध्यम है इसको हम गैस मानते हैं। ठीक है, ये तो हो गया ठोस यानी सॉलिड, और ये हो गया गैस यानी कि G। ठीक है, तो ये दो माध्यम हमारे पास हो गए। अब हम देखते हैं कि यहाँ कोई देखिए तरंग आ रही है, ये कोई तरंग यहाँ पे आ रही है, और ये माध्यम M1 से M2 में प्रवेश करती है, M1 से M2 में प्रवेश करती है। तो इसमें क्या चेंजेस आएंगे या किस चीज़ में चेंज नहीं आएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, तो इसको हम देखेंगे। तो देखिए हमें पता है पहला माध्यम ठोस है, दूसरा माध्यम क्या है, गैस है। यहाँ तरंग जा रही है, तो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसमें परिवर्तन नहीं आएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, तो वो है आवृत्ति। आवृत्ति के अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा, यानी उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो बदलेगी नहीं। ठीक है, तो आवृत्ति में नो चेंज, कोई चेंज नहीं आएगा, जबकि तरंग दैर्ध्य जो है वो बदल जाता है। तो ये याद रखने वाली बात है कि तरंग दैर्ध्य तो बदल जाता है, लेकिन आवृत्ति इसमें नहीं बदलेगी, आवृत्ति में कोई भी चेंज नहीं आएगा। अब देखते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट। देखिए ध्वनि की जो चाल है उस पर जो भौतिक राशि है दाब और ताप, इनका क्या प्रभाव पड़ता है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो ये देखना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो देखिए दाब, देखिए समान ताप पर जब ताप को यानी टेम्परेचर को परिवर्तित नहीं किया जाए, उस टाइम अगर हम ध्वनि की चाल पर दाब को बढ़ाते हैं तो ध्वनि की चाल में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। शर्त क्या है, ताप जो है, शर्त क्या है, ताप जो है वो समान रहना चाहिए, ताप में कोई भी परिवर्तन नहीं हो। उस केस में दाब को बढ़ाने पर या दाब को परिवर्तित करने पर ध्वनि की चाल पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा, कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा, यानी कि दाब का ध्वनि पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, यहाँ से हम ये समझ गए हैं। सेकंड है ताप। ताप का क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आपको पता ही है कि जब हम माध्यम का यानी मीडियम का ताप बढ़ा देते हैं तो ध्वनि की चाल भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रख लेंगे हम। अब देखिए ध्वनि के जो लक्षण हैं उनकी बात करते हैं, तो इसमें दो चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, तीव्रता यानी कि इंटेंसिटी और तारत्व यानी कि पिच। तो देखिए तीव्रता की बात करते हैं। सबसे पहले ध्वनि का तीव्र सुनाई देना, ध्वनि का तीव्र सुनाई देना ये क्या कहलाता है, इसकी तीव्रता कहलाता है। तीव्रता का जो मात्रक होता है वो होता है डेसिबल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं बता ही नहीं सकती कि कितनी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कोई भी शायद ऐसा एग्ज़ाम नहीं होगा कि जिसमें ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया हो। तो डिफेंस के जितने भी एग्ज़ाम हैं उनमें काफ़ी बार ये क्वेश्चन आ चुका है। डेसिबल किसका मात्रक होता है, तो ध्वनि तीव्रता का मात्रक होता है।
नेक्स्ट है यहाँ पे तारत्व यानी कि पिच। ध्वनि का मोटा होना या ध्वनि का तीक्ष्ण होना, ये कहलाता है ध्वनि का पिच। ठीक है, तो ये हम ध्यान रखेंगे। देखो, तारत्व ध्वनि की आवृत्ति पर निर्भर करता है। आवृत्ति अगर ज़्यादा होगी किसी वेव की तो मतलब क्या होगा कि उसकी वो जो ध्वनि है उसका तारत्व भी ज़्यादा होगा। यानी जैसे जैसे आवृत्ति बढ़ेगी वैसे वैसे ध्वनि का तारत्व भी बढ़ेगा। आवृत्ति ज़्यादा होगी तो तारत्व भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो तारत्व किस पर निर्भर करता है, आवृत्ति पर निर्भर करता है। ये हम ध्यान रखेंगे। ये क्वेश्चन भी बन चुका है। मैं सिर्फ वो ही पढ़ा रही हूँ, वापस बता रही हूँ मैं जहाँ से क्वेश्चन बन चुके हैं या आगे भविष्य में बनेंगे। ये डॉपलर प्रभाव, डॉपलर प्रभाव और सोनार दो इम्पोर्टेंट पॉइंट हमारे बच गए हैं, इन पे चर्चा करते हैं। देखिए, डॉपलर प्रभाव में क्या होता है, इसमें आपको 2 पॉइंट ध्यान में रखने हैं। एक तो श्रोता यानी कि लिसनर और दूसरा स्रोत यानी कि सोर्स। लिसनर और सोर्स, श्रोता और स्रोत के बीच जब अपेक्षिक गति होती है तो जो फ्रीक्वेंसी है, जो आवृत्ति है ध्वनि की, वो बदलती हुई प्रतीत होती है। देखिए, ये आपने कई बार नोटिस किया होगा कि जब हम रेलवे स्टेशन पर या प्लेटफॉर्म पे होते हैं तो जब रेलगाड़ी दूर से आती है तो जो इंजन जो है वो हॉर्न देता है, तो जैसे जैसे वो पास आता है तो उसकी आवृत्ति में यानी फ्रीक्वेंसी में जो है ध्वनि के वो चेंज आता है। तो ध्वनि की आवृत्ति में क्या आता है, चेंज आता है। कब, एक शर्त है जब सोर्स और लिसनर यानी श्रोता और स्रोत के बीच में अपेक्षित गति हो रही हो। पहले ये जो ट्रेन थी वो दूर थी और अब वो धीरे धीरे क्या आ रही है, पास आ रही है। सेम कंडीशन अप्लाई होगी जब पास हो ट्रेन और फिर दूर जा रही हो, तो भी ध्वनि की आवृत्ति में जो है वो परिवर्तन हमें महसूस होगा। तो ये है डॉपलर प्रभाव। नेक्स्ट यहाँ पर हम देखते हैं सोनार। सोनार क्या है, ये एक ऐसी टेक्निक होती है, समुद्र के अंदर या समुद्र की सतह पे कुछ वस्तु है उसका पता करने के लिए हम सोनार टेक्निक का यूज़ लेते हैं। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार बन चुका है, इसको ध्यान रखेंगे। देखिए, डेफिनेशन देखते हैं। सोनार एक तकनीक या एक टेक्निक है जिसमें नौचालन जल के अंदर या जल की सतह पर वस्तुओं का पता करने के लिए ध्वनि संचरण का उपयोग करते हैं। इसमें ध्वनि भेजी जाती है और वो कितने टाइम में किस प्रकार से टकरा के वापस आती है, उस आधार पर ये टेक्निक बनी हुई है। तो देखिए, आज के इस वीडियो में हमने कवर कर लिया है ध्वनि और तरंगों से बनने वाले जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको मैं वापस बता रही हूँ कि पिछले वीडियो में हमने विद्युत धारा के टॉपिक को कवर किया था और नेक्स्ट भी हमारी वीडियोस आती रहेंगी। तो अगर कोई भी स्टूडेंट नया है जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी नया जो वीडियो है वो आपसे मिस ना हो। थैंक यू सो मच।